हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स का जो है यानी कि अर्थशास्त्र का जो है एक लेक्चर जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था और मेन सिलेबस ही था और थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र के बारे में आपको बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र जो है आपकी बुक के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को इंग्लिश के अंदर मिक्रो और समष्टि को इंग्लिश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। दोस्तों, ये आपकी 12th की बुक का कवर पेज है। आपकी बुक कुछ इस तरीके की है। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो आप थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, और फिर भी नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए और आप अपनी एक नोटबुक डाल दीजिए जिसके अंदर आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए अर्थशास्त्र, और हमारे नोट्स जो है आप वो लिखते जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं आप उनको अगर नोट करते जाएंगे तो आपके इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे नोट तैयार हो जाएंगे, जिनको तैयार करने वाले केवल आप होंगे, जिसकी वजह से वे आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले 2 मिनट मैं आपके लेना चाहूँगा, जिसके अंदर मुझे आपसे बहुत ही खास बात करनी है, जो कि मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, किसी भी काम को अगर अपन करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, उसे आपको भी करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। किसी भी काम में निरंतरता बेहद ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, आप उसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अकाउंट्स के वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराता हूं, बिजनेस स्टडी के वीडियो मैंने आपको कंटिन्यू निरंतर प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स अपन ने परसों स्टार्ट करी थी और कल मैं आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो यानी कि लेक्चर नहीं दे पाया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कुछ वजह थी और आज भी मेरे सामने वैसी ही वजह है कि मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि मैं मेरे कोचिंग सेंटर में नहीं हूँ, जहाँ पर मेरे पास कैमरा है और मैं आपको फेस मेरा सामने आता है और मैं कैमरा रिकॉर्ड करके आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन मैं कहीं और हूँ, लेकिन उसी टाइम मेरी जो आदत है वो मेरे सामने आ गई कि किसी भी काम में निरंतरता ज़रूरी है, इसलिए हर हाल में आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो नंबर 2 अपलोड करना ज़रूरी है, लेक्चर 2 आपको पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा तो आपका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं आपके साथ कभी भी अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाऊंगा। कोऑर्डिनेशन मतलब आपके सामने कभी भी अच्छे से आपके साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पाएगा, अपना संप्रेषण कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है और आपको भी निरंतर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अकाउंट कर रहे हैं घर पे सोल्व, तो आपको डेली 2 घंटे अकाउंट निरंतर सॉल्व करनी ज़रूरी है, हमारे निरंतर वीडियो देखने ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ज़रूरी है, तभी आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड बहुत अच्छी हो पाएगी। वरना क्या होगा, अगर निरंतर नहीं करोगे तो आपका वह सब्जेक्ट हाथ से निकल जाएगा, आपको वो बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए दोस्तों, मैं निरंतर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे मैं कोचिंग में नहीं हूं, फिर भी मैं आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर, मेरे जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप भी मेरा साथ दीजिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपन इकोनॉमिक्स कंटिन्यू रखें। चैप्टर नंबर 1 है आपके सामने, जिसका नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। ये चैप्टर जो है ये मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है लेकिन फिर भी वापस बता देता हूं। ये आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, उसके अंदर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके सामने है, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया, हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपके स्टार्ट कर रहे हैं मिक्रो इकोनॉमिक्स।
और उसके अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है, एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, अर्थशास्त्र का परिचय, और ये पूरा चैप्टर आपके 5 नंबर का है। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर से जो ये फर्स्ट चैप्टर है 5 नंबर का, इसके अंदर से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। वो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुश्किल हो जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आने से रहा, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है एक एक नंबर के या तो 5 क्वेश्चन आएंगे, या 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, या एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 1-2 नंबर का, ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ बैठेगा, यानी कि बड़ा क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आएगा। आइए हम इस इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले परिचय दिया हुआ है, सीधी बात करेंगे, जो आपको पढ़ाई करनी है, जो आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, उसकी बात करें तो आपको ये लाइन लिखनी है। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स आर्थिक क्रियाओं, किससे? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी? पैसे से रिलेटेड। इस दुनिया में आर्थिक क्रियाएं कितनी होती हैं? बहुत ज़्यादा। अपन काम करते हैं क्योंकि उसके बदले में अपन को पैसा मिलता है। आपकी स्कूल आपको पढ़ाती है क्योंकि इसके बदले में स्कूल को पैसा मिलता है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो बदले में पैसे दे के आते हैं। आप अगर कोई व्यापार करते हैं तो बदले में पैसा लेते हैं। दोस्तों, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है आपकी अर्थशास्त्र। इसका नाम ही देखिए, अर्थशास्त्र, आर्थिक। जब आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी अपन पैसे से रिलेटेड कार्य करते हैं, उससे संबंधित जब आर्थिक विचार, उससे संबंधित जब आर्थिक सिद्धांत, उससे संबंधित जब आर्थिक नियम, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जब विचार इकट्ठे हुए, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जब सिद्धांत इकट्ठे हुए और आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जब नियमों को इकट्ठा किया गया तो एक साहित्य का निर्माण हुआ और उसे अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा गया। तो अर्थशास्त्र का मतलब है आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों, नियमों का साहित्य जब समृद्ध हुआ, बड़ा हुआ, तो उसे अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा गया। ओके सर, समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, वो क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्वेश्चन ये होगा, वो क्वेश्चन होगा कि अर्थशास्त्र का प्राचीन भारत में कहाँ उल्लेख है और प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र प्राचीन ग्रंथों में कहाँ मिलता है, उसके बारे में बताइए। यानी कि हमारे प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र नाम का उल्लेख है, अगर है तो कहाँ है, कैसे हैं, वो समझाइए। तो वो है आपके सामने पैराग्राफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये रहा। ये है अर्थशास्त्र का नाम का उल्लेख। अर्थशास्त्र जो एक वर्ड है, उस नाम का उल्लेख भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अच्छा सर, प्राचीन ग्रंथों में अर्थशास्त्र का उल्लेख है? हाँ जी है, लिखा हुआ है। एक आपके सामने लाइन है जिसको मैं पढ़ने वाला हूँ और ये है, कृषि पालनः पाल्यः वाणिज्यम च वार्ता। ये जो लाइन है इसमें आपको एक शब्द मिलेगा जो है वार्ता। शब्द कौन सा है? शब्द है दोस्तों वार्ता। इस वार्ता का मतलब है अर्थशास्त्र। इस वार्ता का मतलब क्या? अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र को वार्ता के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने है कि लिखा हुआ है, ये जो श्लोक है, कृषि पालनः, मतलब कृषि का पालन होता था, पाल्यः वाणिज्यम च वार्ता। तो वहाँ पर च वार्ता, वार्ता में वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ है। वार्ता शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड। सर आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ ना, अर्थशास्त्र से तो नहीं हुआ है। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है आर्थिक क्रियाओं के सिद्धांत, नियम। दोस्तों किन लोगों ने इसको वार्ता को, यानी कि आर्थिक क्रियाओं को वार्ता नाम से पुकारा? तो यहाँ पर आपको आपके सामने है नाम, बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य। ये 3 हैं जिन्होंने कृषि, पहले भारत में कृषि, अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है।
ये बृहस्पति, शुक्र और कौटिल्य। इन्होंने कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, ये 3 जो थे, ये आर्थिक क्रियाएं प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा होती थी। एक कृषि पालन होता था, कृषि होती थी, पशुपालन हो जाता था, पाले जाते थे, उनका व्यापार होता था, और दुग्ध यानी कि दूध का व्यापार भी होता था। तो यहाँ पर जो है कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन, ये और कुछ और वाणिज्यिक जो क्रियाएं थी, उनके लिए ही, इन आर्थिक क्रियाओं के लिए ही वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। किनका प्रयोग किया गया है? वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बृहस्पति, शुक्र व कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में वार्ता शब्द का प्रयोग किया, जो कि आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी एक रिसर्च हुई है कि आज भी अगर पूरी दुनिया के अंदर अनाज समाप्त हो जाए तो भारत में इतनी ताकत है, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक वो पूरी दुनिया को अनाज सप्लाई कर सकता है, उनको खिला सकता है। इसीलिए हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। तो कृषि कार्य प्राचीन भारत में भी होते थे, कृषि हुआ व्यापार होता था, आर्थिक क्रियाएं होती थी, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी भारत में बड़े स्तर पर होता था। जापान वगैरह तो दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध से समझते ही नहीं थे। सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो घटनाएं हैं उनसे पता चलता है कि कई सारी विकसित कंट्रियां जो है वो दूध से समझती नहीं थी, उनका सेवन नहीं करती थी। इसीलिए भारत को जो है इन कृषि, पशुपालन और दूध उत्पादन में अग्रणीय माना जाता है। तो ये क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती थी और ये आर्थिक क्रियाएं थी, और इन आर्थिक क्रियाओं को वार्ता शब्द के नाम से जाना गया है प्राचीन भारत के अंदर। ओके सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भारत के अर्थशास्त्र के संबंधित कौन कौन से विचारक भारत में हुए हैं। तो यहाँ पर विचारकों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अपने भारत के अर्थशास्त्र के विचारक थे। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, M.N. रॉय प्रमुख भारत के विचारक थे। उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मोहन मनोहर लोहिया, प्रोफेसर J.K. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अमर्त्य सेन प्रमुख भारत के अर्थशास्त्र के विचारक हुए हैं। ओके सर, हमें समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था ये। अब आता है अपना मेन, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर जिसके बारे में बताया भी था, अर्थशास्त्र का जनक। तो यहाँ पर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र का जनक किन्हें माना गया है। ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है किनको। बिल्कुल आपने पहले ही बोल दिया, एडम स्मिथ को। किनको माना जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अच्छा, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस बुक में प्रकाशित किया और कब किया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनका साथ में आंसर भी लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमिक्स का भी लाइव टेस्ट जरूर लूंगा और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछूंगा। और आपके एग्जाम में भी ये 5 नंबर का ही चैप्टर है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एडम स्मिथ को विश्व का अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, और उन्होंने अपनी किस बुक में इसको न प्रकाशित किया और कब किया, तो उनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ का मतलब होता है धन, और 1776 में से प्रकाशित किया। ईयर भी जरूर याद रखें। अर्थशास्त्र को किस चीज का अध्ययन माना जाता है? वैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं जहां की जाएगी उनका अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। लेकिन प्रमुख परिभाषाओं से ये पता चला है कि अर्थशास्त्र को जो है धन का अध्ययन माना गया है। किसका अध्ययन माना गया है? धन का। ठीक है सर। और किसका माना गया है? कल्याण का अध्ययन, सीमितता, विकास और आवश्यकता विहीनता का अध्ययन अर्थशास्त्र का अध्ययन माना गया है। लेकिन मेन है कि एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जनक है, जिन्होंने बुक प्रकाशित करी 1776 में, उनके हिसाब से अर्थशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन है, तो उनके हिसाब से जो अर्थशास्त्र है वो धन का अध्ययन है। धन का मतलब वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने जो है अर्थशास्त्र को किसका अध्ययन माना है? आंसर है धन का, वेल्थ का। धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र का अध्ययन है, ऐसा एडम स्मिथ ने बोला है।
कब? 1776 के अंदर। आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और आते हैं हम यहाँ पर, ये कई परिभाषाएं और भी है, लेकिन यहाँ पर हम आएंगे हमारे सरल शब्दों में। ये सरल शब्दों वाली परिभाषा जो है ये आपको याद करनी है, ये सरल शब्दों वाली परिभाषा। क्यों? क्योंकि सरल शब्दों में ये बताया गया है कि अर्थशास्त्र क्या है। सरल शब्दों में अर्थशास्त्र व्यक्तियों एवं देशों के द्वारा साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान है, उनके समाधान की कला है। सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने फटाफट पढ़ लिया, तो आप धीरे समझिए। अर्थशास्त्र क्या है? किन्हीं भी व्यक्तियों या कोई कंट्री है, वहाँ पर साधन होंगे। साधन मतलब रिसोर्स। आपको मैंने बिजनेस स्टडी में बताया था, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, कई सारे रिसोर्स होते हैं किसी भी कंट्री में। तो उन रिसोर्स में क्या होती है? सीमितता होती है। किसी भी कंट्री के रिसोर्स जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, वो सीमित होते हैं। तो उन सीमित संसाधनों को चुनाव करना ताकि वे खत्म ना हो, अधिकतम उनका उपयोग करना, अधिकतम उनका न्यूनतम उपयोग करना ताकि वो समाप्त ना हो, न्यूनतम उपयोग में अधिकतम उत्पादन करना। तो ऐसी समस्याओं का अध्ययन करना एक विज्ञान है, एक कला है, और यही अर्थशास्त्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र का मतलब है, अर्थशास्त्र जो है वो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, और दूसरा है अर्थशास्त्र में व्यक्ति और देशों की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, और तीसरा है असीमित संसाधन होते हैं तो उनका प्रतिस्पर्धाओं में सीमित वैकल्पिक उपयोग का यूज़ करना, और ये भी क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट आते हैं, ये आप परिभाषा है जो घर पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अर्थशास्त्र की प्रकृति, और यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लग जाएगा। अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात करें तो मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र की दो भागों में बांटा गया है। इसकी प्रकृति के हिसाब से अर्थशास्त्र एक तो है, आपको पता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, 40 नंबर का है। समष्टि अर्थशास्त्र भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। दो पार्ट हैं आपके कोर्स के, 40 और 40। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक कल्याण से रिलेटेड चीजें आएगी, और समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत आएगा। आगे इनको विस्तार से पढ़ाया गया है। अब आते हैं मेन, यहाँ पर आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, और मेरे हिसाब से यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आई लिख रहा हूँ, आई मतलब इम्पोर्टेंट, समझ गए आप? ओके सर। क्या है वो? ये है कि ये जो दो चीज़ें बताई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? किसने बताया फर्स्ट टाइम कि अर्थशास्त्र के दो भाग है, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र? तो यहाँ पर आपके सामने हैं, इनका नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सन 1933 में, कब? 1933 में रैगनर फ्रिस ने सन 1933 में सर्वप्रथम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का इन नामों का प्रयोग किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र नाम के शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो इसका आंसर होगा सन 1933 में रैगनर फ्रिस ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया। जो मिक्रो तथा मैक्रो, मिक्रो का मतलब व्यष्टि और मैक्रो का मतलब समष्टि, तो मिक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। सबसे पहले मिक्रो और मैक्रो कौन सी भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी। मिक्रो को हिंदी में व्यष्टि बोलते हैं और मैक्रो को हिंदी में समष्टि बोला जाता है। इन मिक्रो और मैक्रो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगला क्वेश्चन है। तो इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, जहाँ पर मिक्रोस तथा मैक्रोस से हुई। मिक्रोस और मैक्रोस कुछ शब्द थे जहाँ से जो है मिक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी शब्दों की उत्पत्ति हुई, ग्रीक भाषा से हुई है। ओके सर। नेक्स्ट है मिक्रो तथा मैक्रो का अर्थ सूक्ष्म एवं व्यापक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए आप, मिक्रो का मतलब क्या है? सूक्ष्म, और इसको क्या बोलते हैं? व्यष्टि। फिर है मैक्रो का मतलब क्या है? व्यापक, और इसको क्या बोलते हैं? समष्टि। ओके सर, हमें समझ में आ गया। ठीक है, इसको आप लिख दीजिएगा पैरेलल। ठीक है,
एक जगह लिखिएगा, वहाँ पर लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे वहाँ पर व्यष्टि। व्यष्टि को हिंदी में और क्या बोलेंगे? सूक्ष्म, इंग्लिश में बोलेंगे मिक्रो। फिर आप लिखिएगा समष्टि। समष्टि को हिंदी में और क्या बोलते हैं? व्यापक, और इंग्लिश में बोलेंगे मैक्रो। ओके सर, आगे बढ़िए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, 100% याद करनी है और इम्पोर्टेंट है और इजी है, वो ये है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है? व्यष्टि यानी कि व्यष्टि का मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म यानी कि मिक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसका अध्ययन का मतलब है कैसे परिवार और व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं, कि कोई फैमिली या कोई एक व्यापार कैसे निर्णय लेता है, इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। और वे आपस में कैसे काम करते हैं, ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब किसी एक इकाई का अध्ययन, किसी एक व्यापार का अध्ययन, किसी एक परिवार का अध्ययन। और समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन, कई सारी इकाइयों का अध्ययन, एक पूरे देश के अर्थव्यवस्था का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ओके सर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया है। मैं चाहूँ तो अभी आगे और भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आज मैं अपने इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मैं कहीं और हूँ, तो मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊँगा। दोस्तों आप वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, आपको बोलने वाला हूँ, और उसका आंसर आपको मेरे को देना है कमेंट के अंदर। वैसे दोस्तों मैं कैमरे के सामने आता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कभी कभी जब थ्योरी पढ़ानी हो और मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे पढ़ाऊँ तो आपको कैसा लगता है, वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे आपको समझ में आता है। ऐसे स्क्रीन पे थ्योरी अच्छे से समझ में आती है, या फिर मैं आपको वाइट बोर्ड पर आऊँ और वहाँ पर आपके सामने आऊँ, कैमरे के सामने आऊँ और आपको कैमरे के सामने आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे आज मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे पढ़ना और कैसे अच्छे से समझ में आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके जो मैंने अभी आपसे पूछा है उसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। और अभी हमने इकोनॉमी जो है, अर्थशास्त्र जो है, वो केवल स्टार्ट किया है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी आप जानते हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आने वाले लेक्चर उनको भी मिलते रहें, यानी कि वे अपनी पढ़ाई समय पर स्टार्ट कर पाएँ। और एक चीज़ और बताई थी कि निरंतरता, कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखनी ज़रूरी है, तभी आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।